राम शरण जी इस सत्र की अध्यक्षता करेंगे, तो उनसे निवेदन करता हूं कि आप आइए। हमारे जनरल सेक्रेटरी एनडी पंचोली साहब से निवेदन है कि वो आ जाएं। पंचोली साहब, राम शरण जी के लिए परेशानी कुछ है नहीं, उन्हें लगता है स्वास्थ्य के कारण, लेकिन उनका जज्बा और उनका जो जोश, उनका जो उनकी जो हिम्मत है ना, उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो इसलिए पंचोली साहब, तो इस सत्र का प्रारंभ भी हम अपने साथी श्री राम शरण जी, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं सीएफडी के, उनके अभिनंदन से प्रारंभ करना चाहते हैं। उनका अभिनंदन हम करेंगे और मैं अपने जनरल सेक्रेटरी से निवेदन करता हूं कि उनका अभिनंदन करें। थोड़ा सा और निवेदन। ये सत्र जो है सीएफडी के ऑर्गेनाइजेशन के संबंध में है और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल कुछ आपकी सहमति से चेंज होगा। चेंज का मतलब है ऑफिस बेयर्स में कुछ चेंज होंगे, नेशनल एग्जीक्यूटिव में कुछ चेंज होंगे और कुछ पहले के सदस्य हैं। उसमें एक और चीज़ है कि जो सीएफडी का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, वो 45 नेशनल एग्जीक्यूटिव सदस्यों की इजाज़त देता है। एडवाइजरी मेंबर्स होते हैं, ऑफिस बेयरर्स होते हैं, प्रेसिडेंट, 2 वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर, इस तरह से इसकी भी व्यवस्था है। और नेशनल एग्जीक्यूटिव जो है बाद में कुछ एडिशनल मेंबर्स भी इनवाइट कर सकते हैं, ये एक प्रोविज़न है। हाँ, अभी तो मैं प्रेसिडेंट सीएफडी हीरेमठ साहब से निवेदन करता हूँ कि वो भी मंच पे आ जाएं। अब बेसिकली दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि संगठनात्मक विषय में ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन हो जनरल सेक्रेटरी से होता है। तो आवर जनरल सेक्रेटरी इज एनडी पंचोली जी, जो फ्रॉम द फाउंडिंग कॉन्फ्रेंस इन 1974 ही हैज़ बीन विथ सीएफडी। इस बार ऑफिस बेयर्स में जो बदलाव हो रहा है वो अभी अनाउंस करेंगे वो, मैं भी उनके साथ में बैठा। साथियों, जो हमारे परसों नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग हुई थी और उसमें ये विचार विमर्श हुआ था कि भाई हमने जो बदलाव करना है ऑफिस बेयरर्स में और नेशनल काउंसिल के मेंबरों में, तो उसमें सुझाव आए थे। तो आपस में बातचीत करके एक तो ये जो तय हुआ कि प्रेसिडेंट साहब जो हमारे हीरेमठ जी थे, वो कई सालों से 5-6 साल से यहाँ हैं, तो वो नहीं कंटिन्यू करना चाहते। तो उन्होंने ही प्रपोज किया था कि आनंद कुमार जी का नाम इसमें आ जाए। आनंद कुमार जी की सहमति भी उनसे ले ली जाएगी और मैं समझता हूँ कि जो इस समय अध्यक्ष पद के लिए प्रोफेसर आनंद कुमार जी का नाम सुझाव रखा गया है, उसमें अगर किसी को कोई ऐतराज़ है तो वो अपना सुझाव रख सकता है। तो इसको कोई सेकंड करेंगे? ठीक है, ये नाम लिख लीजिए। वो फिर जो हमारे 2 वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक तो रामशरण जी हैं और टीएस आहूजा हैं, तो उनका ये सुझाव था कि इनको हम जारी रखेंगे, वो रहेंगे। तो इसमें उन दोनों नाम के लिए कोई सेकंड अगर कर सकते हैं या किसी को एतराज़ है तो वो ठीक है। तो किरण जी ने सेकंड कर दिया। और जनरल सेक्रेटरी के लिए मुझे भी बहुत साल हो गए हैं और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती और मैं
मैं चाहता हूँ कि नए लोग आएँ जो इसमें जुड़े हुए हैं, काफ़ी दिनों से काम भी कर रहे हैं, वो इसको कंटिन्यू रखें। तो मेरा जो प्रपोज़ल है वो शशि शेखर सिंह जी के लिए है। तो सुरेंद्र जी और उन्होंने वो सेकंड कर दिया। तो ये तो हमारा पैनल हो गया है। दूसरे नेशनल काउंसिल में तो जो बने हुए हैं पहले से ही हैं, वो उनको तो कंटिन्यू मोर और लेस हमने सुझाव था कि उनको कंटिन्यू करा जाए। कुछ जो लोग उसमें नहीं रह सकते हैं उनकी जगह कुछ और लोगों को उसमें जोड़ा जाए। तो मैं और कुल ओ सॉरी, ये आपने ट्रेजर, हाँ सॉरी हाँ सॉरी, आई एम सॉरी। वो ट्रेजरर के लिए जो पहले से ही हैं श्री दीपक ढोलकिया, तो वो बहुत अच्छा उन्होंने अभी पूरा जो हमारा ये सम्मेलन हुआ उसमें जिस प्रकार से उन्होंने अकाउंट्स वगैरह को देख रेख रखी है वो बहुत तारीफ़ काबिल तारीफ़ है। तो वो भी अप्रूवल हो गया है। अच्छा, फिर उसके बाद नेशनल काउंसिल के नाम हैं SR, जो ऑफिस बेयर हैं वो तो होंगे ही। SR हीरेमठ हैं और रामशरण जी हैं, TS आहूजा हैं, और इसमें मेरा नाम भी है एज ए नेशनल काउंसिल मेंबर। और फिर योगेश कामदार हैं, मणिमाला जी हैं, सुरेंद्र कुमार जी हैं, अविनाश मिश्रा हैं इलाहाबाद के, अनिल सिन्हा हैं आजकल पूना में हैं, अरुण मांझी हैं, ज्ञानेंद्र जी हैं महाराष्ट्र से, अमित श्रीवास्तव हैं बैठे हैं सामने, वर्टिका मनी हैं, अभी तो थी यहाँ वर्टिका मनी, शालू निगम हैं, अशोक भारती हैं, डॉक्टर सुनीलम हैं, शशि शेखर सिंह जी तो हैं ही, आनंद कुमार जी भी हैं, श्री रणधीर गौतम हैं, श्री प्रभात जी हैं गया से, रूपेश कुमार जी हैं बिहार से, नूतन मालवी हैं वर्धा से, संत प्रकाश दिल्ली से हैं, दीपक ढोलकिया जी हैं, मंथन जी हैं, राम धीरज जी हैं, घनश्याम जी हैं, सुगाता श्रीनिवासा राजू हैं जो बेंगलोर से हैं, अरुण त्रिपाठी जी हैं, जागृत राही जी हैं, अभी यहीं थी चली गई हैं, प्रफुल्ला सोमंता हैं उड़ीसा से, रांची से, श्याम यामिनी किस्त जी हैं पूना से, अमिता बुच हैं अहमदाबाद से, हाँ क्षितिज, अविनाश पाटिल हैं, प्रवीर पीटर हैं, प्रवीर पीटर, राजेश रामाकृष्णा हैं, रवि कृष्णा रेड्डी हैं, जस्टिस गोपाल सिंह जी हैं हैदराबाद से, राजेंद्र राठौड़ हैं दिल्ली से, जसवीर सिंह हैं पंजाब से, डॉक्टर ओम शंकर वाराणसी से, मनीषा बनर्जी शांति निकेतन बंगाल से, अरविंद मूर्ति जी हैं, मालती मैत्री हैं दिल्ली से, नहीं तो वो किरण जी का कहाँ गए, किरण जी हैं, हाँ किरण जी का नाम शायद बोला था, हाँ किरण निशांत हैं। ऐसा नहीं कह सकते आप, प्लीज बी विथ अस, वी नीड योर हेल्प। तो ये एक ऐसी लिस्ट है मोर और लेस, सभी राज्यों से रिप्रेजेंटेशन है। तो मैं
आपके सामने रखता हूँ। अगर आप अप्रूव करते हैं तो इस लिस्ट को हम अप्रूव माना जाए। हाँ, एडवाइजरी में कुछ नाम से हैं। एडवाइजरी काउंसिल है। एडवाइजरी काउंसिल में प्रोफेसर आशीष नंदी हैं, प्रोफेसर अरुण कुमार हैं, प्रोफेसर जगदीप चौकर हैं, विजय प्रताप जी हैं, चंदन पाल जी हैं, रमेश अवस्थी हैं, TR चंद्रशेखर हैं, जयशंकर गुप्ता हैं और इनवाइटीज में ख्वाजा असलम हैं। तो अगर इस लिस्ट को आप अप्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये तो सेशन समाप्त। couple of words after you're done. आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो साथियों, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी जब बना था तो कई वर्षों तक बहुत ही उसमें काफ़ी लोग आते रहे। ब्रांचेस भी हमारी बनी। मद्रास, तमिलनाडु में ब्रांच थी, मद्रास के अंदर, उस समय मद्रास बोलते थे चेन्नई को। बेंगलोर में थी, बिहार के अंदर थी, यूपी के अंदर थी, पंजाब के अंदर थी ब्रांचेज, हरियाणा के अंदर थी, मध्य प्रदेश में थी। तो 2-4 साल में ही हर जगह तकरीबन ब्रांचेस हमारी बन गई थी और बहुत सारे लोग इसमें जुड़े थे। और इसी बीच में हमने PUCL भी जो निकला है वो सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी से ही निकला है। सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी जब बनी थी 1974 में थे। इसके उद्देश्य थे कि इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग नहीं होंगे इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, और अधिकतर ये था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को मेंबर भी नहीं बनाया जाएगा। तो ये पोजीशन थी 1974 में। 1974 और फिर 75 में इमरजेंसी लग गई। तो जैसे कल बताया था मदन लोकर जी ने कि इमरजेंसी के अंदर ही CFD ने ऑल इंडिया सिविल लिबर्टीज़ कॉन्फ्रेंस करी 12 अक्टूबर 1975 को, और फिर कई सम्मेलन करे जगह जगह हैं, और मीटिंगें यहाँ गांधी पीस फाउंडेशन में हम करते थे, होती थी। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस ने आके ये कहा हो कि भाई परमिशन आप लो या कोई इंटरफियर करे। पुलिस वाले कभी आते थे, ऑफिस ऊपर था, 14 नंबर कमरा था जो CFD का बना हुआ था, उसमें PUCL भी बाद में वहीं से ऑपरेट करती थी। तो हम बताते थे प्रोग्राम हमारा क्या क्या है, वो पूछते थे भाई आपका क्या प्रोग्राम है, क्या मीटिंग है, तो हम उसको बताते देते। तो ऐसा जिस प्रकार से आज सिचुएशन है कि आप सबसे पहले गांधी पीस फाउंडेशन में आप मीटिंग नहीं कर सकते जब तक आप पुलिस को इन्फॉर्म ना दें और पुलिस उसको क्लियरेंस ना कर दे। तो इस एरिया के अंदर चाहे गांधी पीस फाउंडेशन हो या तिवारी भवन हो या राजेंद्र प्रसाद भवन हो, इसमें यहाँ पर हर एक को पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता था, वहाँ से उनका क्लियरेंस लेना पड़ता था, तब मीटिंग हो सकती है। तो ऐसी स्थिति इमरजेंसी में भी नहीं थी यहाँ पर। लेकिन और काफ़ी CFD ने वो एक आपके थैले में दिया भी है, वो अभी कंप्लीट नहीं है। जो कार्यक्रम सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी ने किए हैं, बाद में भी बहुत किए हैं। 1974 का जो है दिल्ली दंगों जो सिखों का कत्लेआम हुआ उसकी रिपोर्ट है। कश्मीर हम गए CFD के और PUCL की तरफ से 3-4 बार, उसकी रिपोर्ट है। जैसे ही वहाँ पर मिलिटेंसी हुई 1990 में शुरुआत हुआ तब गए, पंजाब की कई रिपोर्टें हैं। और वहाँ पर वाघा बॉर्डर पर 14 अगस्त को हमने शुरू किया 1994 में कि इंडिया पाकिस्तान का एक तरीके से फ्रेंडशिप हो, दोनों एक दूसरे को ये इंडिपेंडेंस डे के लिए वेलकम करें। तो वहाँ पर शुरुआत हुई तो बहुत लोग आते थे, अब तो हज़ारों लोग वहाँ पर पहुँचते हैं।
तो ये सब हुआ। लेकिन बीच में कुछ बात ऐसी हो गई थी कि हम अलग हो गए थे। मैं उस समय सेक्रेटरी था, तो हमने कहा कुछ नए लोगों को लाओ। तो नए लोगों को लाने का उस समय कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ कुछ डिफरेंसेस हो गए थे, और उस वजह से 8-10 साल तक कोई बात नहीं हुई। लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है कि बाद में कुलदीप नायर जी ने फिर दोबारा से इसको रिवाइव किया, और यहाँ कम से कम 5-6 साल से 7 से बहुत अच्छी मीटिंगें यहाँ होती रही हैं। और इसको जो धक्का लगा था बीच में कुछ लोगों की वजह से, उसको रिवाइव करने की बात है। तो मैं समझता हूँ कि कल की और आज की जो मीटिंग में हमने देखा कि जिस प्रकार से जो उत्साह था उस समय, वो उत्साह आप सब लोगों में मुझको नज़र आता है। और आप लोगों के सहयोग से मैं समझता हूँ कि हम ब्रांचेस भी बनाएं, ब्रांचेस बनेंगी, क्योंकि विभिन्न प्रांतों से लोग यहाँ आए हुए हैं। हम ब्रांचेस बनाएं और एक कार्यक्रम बनाएंगे जिस पर अभी डिस्कशन होगा। और आप सबका मैं आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप दूर दूर से आए और इसमें भाग लिया, और आप अपने विचार रखेंगे, और आगे कार्यक्रम भी आप लोग बनाएंगे और आपकी सहायता से बनेंगे। और सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी, जैसे किसी ने कहा 50 साल हमने मनाया है, तो इसके बाद 100वां साल भी हम मनाएंगे। धन्यवाद। साथियों, मैंने काफ़ी दिन से अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि CFD जो है, इफ़ इट हैज़ टू बिकम ए फोर्स टू रेकन विथ इन टुडेज ग्रेव सिचुएशन, आज जो बहुत बड़ा संकट देश फेस कर रहा है, उसमें अगर हम अपनी भूमिका जिस तरह से हमारे इलस्ट्रियस प्रेडिसेसर्स जयप्रकाश जी, जस्टिस MC छागला जी, प्रोफेसर VV जॉन, जस्टिस VM तारकुंडे, जिस तरह से वो अपनी भूमिका निभाए थे, अभी आज के हालात में कल से जो बातचीत हो रही है अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, जो अपनी दृष्टि में मैंने कहा कि 20 times more serious and grave than the declared emergency of the mid-70s, तो इसको हमें अच्छी तरह से मुकाबला करना है और इस देश की डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को, वे ऑफ लाइफ को और अपनी जो कम्युनल हार्मनी है और अपनी जो एथिकल फाउंडेशन है, ये सभी करना है। तो हमें व्यवस्थित रीति से आगे बढ़ना है। अपने जो इनकमिंग प्रेसिडेंट प्रोफेसर आनंद कुमार, मैंने आपसे कह चुका हूँ कि आवर फ्रेंडशिप एंड क्लोज एसोसिएशन वर्किंग बिगैन इन द डिस्टेंट लैंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, में वो भी इमरजेंसी के खिलाफ, एंड नाउ we will continue that, and I am extremely happy कि very competent, knowledgeable, energizing person like Professor Anand Kumar has taken it over. But this is a situation where one or few individuals won't be able to deal with it. If it is only we all collectively deal with it. In that regard, Professor Anand Kumar has asked me, because since he is not here as the new president, to announce a few things for your consideration and approval. पहला ये है कि in order for rejuvenation and effective functioning of CFD होना है, तो हमें अगली पीढ़ी को इसमें लाना है. So 3-day camp we were thinking about in SM Joshi Foundation in Pune, where we have had similar कुछ ऐसे वर्कशॉप हुए, वो काफ़ी अच्छी तरह से, जैसे कि हमारे सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान, बहुत बढ़िया उनका ये हुआ है. और हमारे जो बैठे थे इधर रमेश रामकृष्णन, द कैंपेन जो है टू डिफेंड नेचर एंड पीपल, सभी बहुत, इट्स अ वेरी गुड फैसिलिटी. और मुझे आप सब लोगों से अनुरोध है कि अलग अलग स्टेट से, खासकर अगले जो पीढ़ियाँ, फर्स्ट इज़ फ्रॉम 35 to 60 ईयर वाले, जो विच we consider, because I have just crossed 80, तो as the next generation. और उसके बाद
20 to 35 और 40 जनरेशन जो है उनको एक मिक्स करके हम आगे यहाँ करें, और देश के रीजनल और स्टेट लेवल पर भी ऐसे वर्कशॉप आगे की महीनों में, वर्षों में हो जाए, ये बहुत बहुत ज़रूरी है। एंड देयर वी हैव टू इम्बाइब नॉट ओनली द हिस्ट्री ऑफ CFD बट जो भी अपने डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंड करने के लिए, डीपन करने के लिए, वर्किंग लोगों को एक डिग्निफाइड ज़िंदगी जीने के लिए जो भी करना है, सभी चीज़ें करना है, तो हमें ऐसे लोगों को एक्टिवली इन्वॉल्व करना है। ये आप सबसे अनुरोध है, ये आप सबसे ही होगा। और मेरा अनुरोध है कि अलग अलग स्टेट से जो आए हुए हैं, आप वहाँ एक अच्छा जो है राज्यव्यापी संगठन बनाएं, लेकिन इसमें जो है जो भी सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ एक भाईचारे का, एक इक्वल का, जो हम डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ कहते हैं, उसी के आधार पर एक संबंध बने रहे, जैसे राष्ट्र पर हम कर रहे हैं। तो इसमें प्रमुख संस्थाएं मैं समझता हूँ कि लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान, और दूसरा इंडिया कम्युनिटी एक्टिविस्ट नेटवर्क जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, और डेमोक्रेसी के बारे में खासकर सुप्रीम कोर्ट में जो ऐतिहासिक पात्र कर रहे हैं, एडिया एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, PUCL, as you know it was same Loknayak Jayaprakash Narayan ji who created the PUCL, which is very much sister organization, and many other such organizations that you would know. But what is most important is that हर राज्य में हम अलग अलग जो जन आंदोलन है, वो चाहे फार्मर्स का, किसान का हो, किसान मजदूरों का हो, दलित संघर्ष समिति जो कर्नाटक में दलितों का हो, और वर्कर्स का जो हो, महिलाओं का जो है, अलग अलग जो संगठन है, उन सब संगठनों को मिला के एक ज़बरदस्त हम राष्ट्र और ऐसी शक्ति ताकत खड़ा करेंगे, तब भी तो इसका मुकाबला हो सकता है। सो अगेन माय फर्स्ट सजेशन आई सेड इज़ फॉर सच कैंप्स, वन इज़ नेशनल कैंप हम करेंगे, इसमें सब राज्य के लोग आएंगे, तो इन ईच ऑफ द स्टेट्स। दूसरा है CFD के इतिहास में एक बहुत महत्व का पीरियड जो था इमरजेंसी के टाइम में, जस्टिस MC छागला गिव द मोस्ट मेमोरियल, मोस्ट इंस्पायरिंग, मोस्ट करेजियस lecture in Ahmedabad, which had inspired not only people in that who all stood up, but 10,000 miles ago us in United States, क्योंकि उस समय अखबार नहीं छपा सकती थी उनके। So we distributed hundreds of his speeches there. So अमिता जी बुच आई हैं गुजरात से, प्रोफेसर आनंद कुमार, और हमने उनसे भी अनुरोध किया है, दीपक ढोलाकी जी जो गुजरात से आए वो अपने साथियों को संपर्क करेंगे। हम चाहते हैं कि फॉर द 50th एनिवर्सरी ऑफ दैट ग्रेट इवेंट दैट टुक प्लेस, ऑल इंडिया सिविल लिबर्टीज़ कॉन्फ्रेंस ऑन October 12, 1975, उसका एक हम करें अक्टूबर में, जैसे कि हम अप्रैल में किए। इट वॉज 13-14, अब 19-20 वॉज द कन्वीनियंट। तो समवेयर आजू बाजू में अगर वो आप कर पाएंगे तो आपका अनुरोध है। और वैसे ही दैट वी कैन कंसिडर एज रीजनल कॉन्फ्रेंस फॉर वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया को हम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और मैं आपसे फिर से एक बार अनुरोध करता हूँ कि जो भी जन आंदोलन है राज्य के स्तर पर, इन स्पाइट आवर डिफरेंसेस एंड ऑल दैट, वही तो डेमोक्रेसी है। वी रेस्पेक्ट डिफरेंसेस, वी रेस्पेक्ट आवर अपोनेंट्स, वी रेस्पेक्ट आवर अदर कलीग्स, वी हैव डिफरेंट ओपिनियन, तो वो करें। और वो जो जब आंदोलन आ जाएंगे, मेरे ख्याल से वो जो ताकत उभरेगी, उसी से हम इसका मुकाबला कर सकते। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में 3 बहुत महत्वपूर्ण सत्याग्रह हैं जो बहुत प्रेरणादायक, सिर्फ अपने लिए भी नहीं, सारी दुनिया के लिए है। पहला है 1927 महाड़ सत्याग्रह, द मोस्ट डिप्राइव्ड, द मोस्ट एक्सप्लॉइटेड, व्हाट वी कॉल्ड एज अनटचेबल्स, दैट मोस्ट ग्रेट स्टेट्समैन डॉक्टर BR अम्बेडकर, वो महाड़ जो टैंक था, जो पानी अनटचेबल्स को पिया नहीं जा सकते थे, उन्होंने न केवल प्रिडोमिनेंटली दलित लोगों को मोबिलाइज करके वो किया, उनके साथ ही साथ उन्होंने इसका जड़ कहा है, जड़ है मनुस्मृति में, मनुस्मृति को उसको जनाए। मतलब नॉट ओनली हम वो सिम्बॉलिक जैसे
अलग भी सत्याग्रह हुए, बट ऑल्सो उसके जड़ क्या है। और जिस तरह से गांधी जी ने कीपिंग द लास्ट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन द माइंड, टैक्सिंग सॉल्ट विच इज सो नेसेसरी was absolutely a blot on the British Empire, and he took that as the thing and did the salt satyagraha, which not only awakened our country but the whole world. He was selected as the man of the year on the Time magazine, I remember, and inspired other movements the world over. और तीसरा जो आपकी और मेरी ज़िंदगी में हुआ है, लाखों किसान जो यहाँ आए, जिसके बारे में डॉक्टर अशोक दवड़े जी ने बहुत ही अर्थपूर्ण इसमें कहा और उनके बुक में आपके सामने है। टू मी अमेरिका में जो फार्मर्स का हुआ है, सीन दैट थिंग डन बाय एक्स नासा फेलो एंड ऑल दैट, जिस तरह से उनको पूरा लूट किया गया, उनका संपत्ति को, सभी को, दे वर मेड लैंडलेस लेबरर्स, कम टू द सिटीज़। हिंदुस्तान में वो नहीं हो पाया बिकॉज स्टिल एज प्रोफेसर अरुण कुमार से सिविलाइजेशन चेंज की शक्ति हम में है, क्योंकि स्टिल 60% पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। वो हमारे जो हुआ, जिस तरह से अशोक दवड़े जी ने, उनको क्या क्या नहीं कहे, खालिस्तानीज कहे, पाकिस्तानीज कहे, और क्या क्या टेररिस्ट, सब कुछ कहे, फिर भी उनकी विशाल हृदय देखो, जिस तरह से वो संभल के उन्होंने जो सबसे घमंडी प्राइम मिनिस्टर जो अपने इतिहास में हुआ है, वो झुक के मंडे पे आके तीनों काले कानून को वापस लेना पड़ा, मेरे ख्याल से बहुत हिस्टोरिक है। और उसके साथ अभी जो आंदोलन हो रहा है, खासकर एग्रीकल्चर लेबरर के बारे में, वो उससे भी महत्व का है, बिकॉज दे आर द मोर एक्सप्लॉयटेड पीपल। तो मेरे ख्याल से ये 3 सत्याग्रह हमारे लिए और दुनिया के लिए हैं, और फार्मर्स मूवमेंट मेरे ख्याल से एक अर्थपूर्ण लार्जर सोशल चेंज जो हो सकता है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इकोलॉजिकली सस्टेनेबल, जो क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट इमरजेंसी, उसको समर्थ रीति से टैकल करना है। और सादी ज़िंदगी अभी पूरा जो है ग्रीड एंड क्या बोलते हैं कंस्पिरेसी शामिल है कि भू हड़पने का एक रिपोर्ट है कर्नाटक में, इट्स टाइटल इज ग्रीड एंड कंस्पिरेसी। तो उसके खिलाफ हम लड़ के एक नया आर्थिक नीति करेंगे तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि हमारे बेंगलुरु कॉन्फ्रेंस में जो साथी अभी आए हैं, अविनाश पाटिल जी, उनके और हमारे दोस्त हैं दत्ता सावड़े जी ने, ही हैज़ प्रेजेंटेड ए ब्यूटीफुल व्यू ऑफ व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड व्यू दैट वी कैन हैव व्हिच हैज़ ए हार्मोनियस रिलेशनशिप विद नेचर, सोसाइटी एंड कल्चर। सो मैं क्षमा चाहता हूँ, आपसे समय लिया, आप लोगों ने जो भी कोऑपरेशन दिया, सपोर्ट दिए ड्यूरिंग माई प्रेसिडेंसी, आई एम इमेंसली ग्रेटफुल टू यू, and for the rest of life I will always be with you until the time I have any capacity to struggle and contribute to this great worthwhile cause, जिसमें मुझे संतृप्ति भी है और जीवन की सार्थकता भी है। बहुत धन्यवाद। साथियों, आप लोगों का कोई सजेशन, कोई वैसे कुछ कार्यक्रम तो 1-2 इन्होंने घोषणा कर ही दी है कि जो फैसला हुआ था, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। एक तो CFD का जो है 3 डे कैंप पुणे में वीमेन यूथ, ये 35 to 60 का करने का फैसला हुआ है, लेकिन अभी डेट उस पर विचार करके, वो तो हम सब देख करके फिर वो फिक्स हुआ, लेकिन 3 डे कैंप होगा पुणे में SM जोशी फाउंडेशन में। एक ये भी इन्होंने बता दिया और फैसला भी हुआ है कि जो 75 में अहमदाबाद में 12 अक्टूबर को जो MC छागला और CFD ने सिविल लिबर्टीज़ के लिए ऑल इंडिया जो है वो कॉन्फ्रेंस किया था, उसकी 50वीं सालगिरह मनाने के लिए हम लोग अहमदाबाद में ही कार्यक्रम करेंगे। अमिताभ बुद्ध जी हैं और तमाम साथियों को इन्होंने जो है, दीपक जी ने भी बात किया है, तो हम वहीं करेंगे, उसी जगह पे करेंगे जहाँ पर हमने जो है वो इमरजेंसी के बीच में वो हुआ था। तो वो अपने आप में ऐतिहासिक घटना थी, और आज जो कुछ घटित हो रहा है इस देश में, हम फिर से उसी यानी अहमदाबाद में जाकर के ही करेंगे। जो भी आज गुजरात की स्थिति है, लेकिन हम अहमदाबाद में ही करेंगे, ये हमारी कोशिश है, वही होगा। एक तीसरा ये हुआ है कि उसी में जो हम वहाँ करेंगे 12 अक्टूबर को, उसमें हम
उस समय के कुछ साथी जो अभी हैं, जो उस हिस्टोरिकल मीटिंग में थे, जैसे हमारे बीच खुद पंचोली साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उसके अतिरिक्त जो है रमेश अवस्थी साहब भी वहाँ थे, और फिर प्रकाश शाह जी थे, कुछ और जो होंगे, हम उन्हें वहाँ ऑनर करेंगे CFD के द्वारा। उस 50वें सालगिरह पर जो 12 अक्टूबर का है, वहीं हम उनको ऑनर करेंगे। तो इस बीच में कुछ और नाम जो साथी जहाँ से उस समय अनिता जी या ये पंचोली साहब या तमाम जो बताएंगे, उनको इंक्लूड करके सबका वहाँ ऑनर करेंगे। और कोशिश ये है कि ऑनर करने के लिए उनको हम जो बुलाएंगे, तो हम उनको ट्रैवलिंग कन्वेंस देने की कोशिश करेंगे, ताकि वो ऑनर के लिए जब आएँ तो हम उनको आने जाने के लिए ट्रैवलिंग कन्वेंस भी दें। ये भी हम लोगों ने सोचा है। इसके अतिरिक्त जो है हमारे प्रेसिडेंट जो हैं, उन्होंने ये कहा था कि एक ब्रोशर बनाइए, जो जिसमें हमने सोचा था इसी समय निकालेंगे, लेकिन कुछ समय की कमी के कारण नहीं कर पाए। तो एक ब्रोशर जो है हम निकालेंगे बहुत जल्दी ही। वो उसमें कुछ साथियों को शामिल किया गया जिनकी मदद ली जाएगी। हमारे आउटगोइंग प्रेसिडेंट SR हिरेमठ, आउटगोइंग जनरल सेक्रेटरी ND पंचोली, शशि शेखर सिंह, मैं और दीपक ढोलकिया जी। ये तत्काल 4 नाम हैं जो ये ब्रोशर को तैयार करने में अपना योगदान देंगे। ये भी संभावना है, जैसा कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि कुछ चर्चा इन्होंने की है, अगस्त के महीने में दिल्ली में फिर से 2 दिन का हम कोई कार्यक्रम करेंगे, 16-17 अगस्त। वो देख लेंगे उपलब्धता और सारा कुछ, और फर्दर बातचीत के द्वारा हम उसका आयोजन करेंगे। इसके अतिरिक्त ये भी एक फैसला है कि हम लोग हर महीने 10 तारीख के अराउंड जो एक ऑनलाइन मीटिंग किया करेंगे, जिसमें और भविष्य के लिए योजना और बातचीत और उसके लिए प्रयास करने के लिए एक मीटिंग करने की कोशिश होगी। ये कोशिश, जैसा कि हिरेमठ साहब ने आपको कहा ही है, देखिए ये स्ट्रगल जो है साझे का स्ट्रगल है। इसमें हम लोग मिलके कुछ काम कर भी रहे हैं, लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण अभियान, ICAN, PUCL, CFD और ADR और इस तरह से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग मिलके काम भी कर रहे हैं। हमारे नागरिक मंच के भी साथी बैठे हुए हैं, अनिल ठाकुर वहाँ। तो कोशिश ये होगी कि जितने अधिक से ये फैसला लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण ने भी किया है, मंथन बैठे हुए हैं संगठन शासकों की, हम सहमना संगठनों से कैसे बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे और मिलके काम करेंगे। उसमें एक ये भी है कि जो इलेक्ट्रल एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को लेकर के जिस पर पूरा सत्र कल था, उस पर भी जो है, और इसमें जगदीप छोकर साहब और वो सारा योगदान देंगे, तो उस पर बहुत गंभीरता से काम करना है, मिल के काम करेंगे। तो ये भी एक फैसला है। और ये तय है कि अब अगर आप संगठन को पूरी मजबूत, जैसा कि कई साथियों ने अपनी स्पीच में कहा कि इसको फैलाइए, देश के अंदर ले जाइए, जहाँ तहाँ संभव हो, राज्यों में या डिस्ट्रिक्ट में जहाँ भी हो, तो उसको करने के लिए योजना जो है उसमें और युवाओं की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी, जो बार बार सवाल उठे हैं कि महिलाओं की अधिक से अधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि क्या करें? अच्छा, हाँ, वो बिना भागीदारी के लीडरशिप भी तो नहीं होती है। अगर आप भागीदारी नहीं करेंगे तो लीडरशिप कैसे लेंगे? ओह, लेकिन भागीदारी होगी तो लीडरशिप जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? इसमें कोई दो राय है ही नहीं। वही, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम तो बोल रहे हैं कि आप बोल रही है, उसमें बोलिए, हम तो, हाँ वही हम तो रख रहे हैं। उसमें समाज के सभी वंचित समूहों, सामाजिक समूहों को, उनको भी अधिक से अधिक संख्या में वो शामिल हों, नेतृत्व लें, जो भी, लेकिन उनको शामिल होकर संभालना होगा, क्योंकि जब तक ये एक समावेशी चरित्र नहीं बनेगा तब तक संगठन
संगठन नहीं, CFD के जो उद्देश्य हैं वो पूरा नहीं होंगे। ये अल्पसंख्यकों की भी अधिक से अधिक जो है भागीदारी और नेतृत्व जो भी है उनको कैसे लाया जाए, क्योंकि जो समाज के संकटग्रस्त समूह हैं उनके लिए नेतृत्व भी उनका और उनका संघर्ष में जो है भागीदारी भी वो करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। और कोई साथी जो सहयोग और जिस पे बोलना चाहें वो आए, उनका स्वागत है। ये गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस के लिए जब लोगों को अपील की गई थी तो इतना कंट्रीब्यूशन हमें मिला है। मालिक तारकुंडे की ओर से 50,000, प्रोफेसर रोमिला थापर 10,000, एडवोकेट HS फुल्का 22,000, मतलब उन्होंने 11,000 गलती से दे दिया, फिर 11,000 दोबारा दिया और वो 11,000 कहा कि आपने 2 बार दे रहे हैं, तो उन्होंने वापस नहीं लिया। तो इस तरह 11,000 करके 22,000 हो गया। CFD के कर्नाटका की ओर से 30,000, राजेंद्र राठौड़ 10,000, योगेश कामदार 25,000, दीपक ढोलकिया 5,000, JP फाउंडेशन 10,000, प्रोफेसर S इस्लाम शमसुल इस्लाम 5,000, जे को तो बोल दिया 10,000, शमसुल इस्लाम 5,000, ग्राम गणराज्य ये भी हीरेमत जी का है संगठन है 50,000, डॉक्टर रमेश पासी 5,000 प्लस उन्होंने कैश दिया था, तब 10 नोट की जगह 11 नोट दिए थे, तो मैंने 5,000 तो उसी वक्त जमा कर दिया। घर जाके देखा 11 नोट हैं, तो उनको बोला, उन्होंने कहा ये भी रख लो, तो आज 500 रुपया वो भी रख दिया। तो हमारा 2,22,500 रुपया इसमें आया। इसमें से अभी 7,000 रुपया वो प्रोफेसर उमाशंकर ने भी भेजा है, 7,000 इसमें और कुछ आएगा, जोड़े मतलब 2,92,500 रुपया। 2 लाख नहीं, 27 सॉरी 27 2,27,500 रुपया। पहले टेस्ट में फेल हो गया मैं तो। आगे बढ़िए। हाँ, एक्सपेंसेस अभी कहिए कि अब यहाँ जो चलिए यहाँ रहने का वगैरह खर्चा हुआ है वो भी मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है। 27,000 कमरे का हुआ, 2 दिन का 16,000 छोटे कमरे का, 2,000 6,000 16,000 इस हॉल का हुआ। और माइक वगैरह का अभी दिया नहीं है, थोड़ा बाकी है। और खाने पीने का 30,400 रुपया दे चुके हैं और अभी भी देना है, क्योंकि आज रात में लंच डिनर भी होगा। तो 30,400 दिया है और बाकी देना है, तो 30, 27, 57 और 16,000 67 6 74,000 रुपया खर्चा इसमें से कर चुके हैं। तो बाकी बस अभी तो इतना ही हिसाब है, छोटा मोटा कोई खर्चा हुआ। अभी 2,000 रुपया प्रिंटिंग का देना है। हाँ? नहीं, अभी तो खर्चा होगा, क्योंकि ये हिसाब यहाँ का पूरा करना है। अभी तक कितना खर्चा हुआ है ये बोला है कि 2,000 रुपया प्रिंटर का बिल आया है, वो शशि जी ने कैश दिया है। तो अभी बहुत है, वो और भी सारे बने हैं। बहुत है, सब एवरीवन नोज इट कि बहुत है। अभी हम प्रोग्राम के बीच में से मिड टर्म अकाउंट दे रहे हैं, बहुत है, ये सब जानते हैं कि इतना। हाँ करेक्ट है। हाँ, सब जानते हैं, बहुत कुछ है। जब कह रहे हैं अभी तो यहाँ का पूरा नहीं किया है, तो बस अभी तो इतना ही है। पैसे तो चाहिए, ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, इतना निकल जाने के बाद इतना रखे, क्योंकि महाभारत में कहा है फंड शक्ति कलयुग में फंड की शक्ति चलती है। तो आपको इसमें तो संघ शक्ति है, बाहर किसी को पता लगेगा मुझे डंडे पड़ेंगे तो लिंचिंग हो जाएगी। तो संघ शक्ति है, तो संघ शक्ति तो हमें रखनी ही है, पर साथ में फंड शक्ति भी चाहिए।
तो आप सबसे अनुरोध है कि आप कुछ न कुछ मेहनत करते रहें, अपना काम करें, साथ में फंड भी इकट्ठा करें, वो भी काम ही है। ऐसा यहाँ जमा करते रहें तो हम मज़े से यहाँ दिल्ली में बैठे बैठे आराम से काम चलाते रहेंगे, काम आप करेंगे। धन्यवाद। हाँ, जो साथी अब आ जाएं और संक्षिप्त में पहले ये बोलना चाहते हैं, फिर मंथन और जो भी साथी हैं कुछ सुझाव दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा हो। बहुत बहुत शुक्रिया। पिछले 2 रोज़ से आप लोगों की जो इनकलाबी तकरीरें मैंने सुनी, उससे खुशी भी हुई और मायूसी भी एक तरह से है। खुशी इस बात की है कि आप 50 साल से निडरता और बेबाकी से एक लड़ाई को लड़ रहे हैं और आज भी आप उसी मुस्तकिल मजाजी से उस राह पे गामज़न हैं। और मायूसी इस बात पर है कि आपकी सफ़ों में हमें नौजवानों के चेहरे मिसिंग नज़र आ रहे हैं, बल्कि मैं तो देख रहा हूँ कि 5% 10% भी मुझे नौजवान इसमें नज़र नहीं आ रहे। क्या आप उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप उनकी मुस्तकबिल की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं? क्या वो लोग आपको पसंद नहीं करते या आप उनको ढंग से बुला नहीं पाए? ये सवाल आपके लिए है। इसी तरह इस मुल्क की एक बहुत बड़ी आबादी, आखिरी मुझे लगता 5-10 मिनट में इन्होंने माइनॉरिटी का जिक्र किया, उससे पहले मैंने माइनॉरिटी का कोई लफ्ज़ नहीं सुना। और एक बहुत बड़ी आबादी जो 25 करोड़ या 30 करोड़ या सरकार 20 करोड़ कहे, जो इस वक्त सड़कों पर है, जिनको एलिनेट किया जा रहा है, जिनके खिलाफ इसी पार्लियामान में दबा के कानून बनाए जा रहे हैं, कहीं NRC, कहीं CAA, कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड, कहीं वक्फ अमेंडमेंट बिल, इस तरह के कवानीन। अब वक्फ अमेंडमेंट बिल को लीजिए, जो सीधा आर्टिकल 14, 15, 21, 25, 26, 29 और 301 की खुली खिलाफ वर्जी है। भारतीय संविधान दस्तूर हिंद का दफ़ा 26 हर मजहबी तबके को, हर गिरोह को, हर रिलीजियस ग्रुप को अपनी प्रॉपर्टीज़, अपनी इंस्टीट्यूशन, अपने इदारे मेंटेन करने का हक देता है। तो फिर सरकार कौन होती है कि वक्फ में गैर मुस्लिमों को शामिल करने की? फिर सरकार कौन होती है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ किसको देनी है, कैसे लूटनी है? तो इसकी भी हमें कहीं इको उस तरह से नहीं मिली जो कि मिलनी चाहिए थी। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त आज की तारीख में जब हम यहाँ बैठे हुए तो हैदराबाद में कल देख रहा था 1.5 लाख लोग सड़कों पर है। आपके मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, बाकी जगहों पर क्या हो रहा है, एक बेचैनी है। और इस बेचैनी को मैंने इको होते यहाँ नहीं देखा। बड़ी अजीब बात है यार, ये क्या, ये कहाँ हो रहा है? ये अफगानिस्तान में नहीं हो तो भारत में हो रहा है। तो आई हैव नेवर हर्ड सिंस लास्ट डे। तो ये मुझे बड़ा अजीब लगा। दूसरा, जैसे मैं कह चुका हूँ कि मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं है यहाँ पे। एक नाम मैंने पहले सुना, हालांकि मैं हिंदू मुस्लिम में बिल्कुल वो मैं बांटता नहीं। मेरे बड़े भाई यहाँ पे अशोक, आपने खजूरिया साहब बैठे हैं, वो इस बात की तस्दीक करेंगे। लेकिन एक इतने बड़े तबके को आप कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? और जो एक तरह से निशाने पे है उनको रिप्रेजेंटेशन दीजिए। आप उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 नाम मैंने सुने, एक तो सुना कि प्रोफेसर या डॉक्टर शमसुल इस्लाम साहब ने 5,000 दिए। एक और नाम सुना है, वो हमारी सफ़ों में अगर 20% है तो वो 10% तो होने चाहिए। वो क्यों नहीं है? क्या डेमोक्रेसी की ज़रूरत इस देश के मुसलमानों को नहीं है? ये सवाल भी आपके लिए। और तीसरी बात यह है कि खजूरिया साहब ने, जब खजूरिया साहब के वोट बर्स्ट के बाद आप लोगों ने ये माना कि हम कश्मीर पर एक स्पेशल सत्र, एक स्पेशल सेशन करेंगे, यानी जम्मू कश्मीर पर। उसका भी ऐलान अभी लास्ट में आपने नहीं किया। हम आपको दावत देते हैं कि आप श्रीनगर आइए, आप पहलगाम आइए, आप गुलमर्ग आइए, आप सोनामर्ग आइए। आपका एक आलीशान इस्तकबाल किया जाएगा। ये अलग बात है कि आपको वहाँ जमा हरगिज़ नहीं होने दिया जाएगा। डेमोक्रेसी की हवा वहीं से निकल जाएगी। जब आप आओगे तो आपको कोई वहाँ बैठने नहीं देगा। तो डेमोक्रेसी का आगाज़ कीजिए ना कश्मीर से। देखिए ना वहाँ पे हमें डेमोक्रेसी को रेस्टोर करने में आप मदद कीजिए प्लीज़। क्योंकि इलेक्शन डेमोक्रेसी का एक ज़रिया होता है। इलेक्शन करके भी देख लिया तो डेमोक्रेसी कहीं नहीं है। ठीक है जी, ईद का दिन होता है, हमारे गवर्नर महोदय उठते हैं और उन 50-60 अफसर को तब्दील कर देते हैं कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक जो काम चीफ मिनिस्टर को करना था। तो जम्मू कश्मीर में जो सूरत हाल है, जो जम्मू कश्मीर का पेन है, जो वहाँ की सफरिंग्स हैं, उसके लिए भी आप आवाज़ उठाइए, उसके लिए रेजोल्यूशन पास कीजिए और उसको जिक्र कीजिए। अगर वो अमेरिका में, वाशिंगटन में, ब्रसल्स में, अगर वो लंदन में डिस्कस हो रहा है
तो भारत की धरती पर क्यों आप शर्माते हैं कश्मीर को डिस्कस करने से, आखिर वजह क्या है? तो ये कुछ सवालात हैं। मैं फिर एक बार आपको दावत देता हूँ कि कश्मीर पर एक खुसूसी सत्र, खुसूसी सेशन का ज़रूर इनेकाद कीजिए और माइनॉरिटीज़ को और मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दीजिए, उनको अपने साथ लीजिए, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से वो टारगेट पे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। साथियों, मेरे को एक अनाउंसमेंट करनी है। दिल्ली PUCL 21 और 22 सितंबर को सांप्रदायिक सद्भाव एवं हेट स्पीच और हेट क्राइम्स को कैसे हम लोग काउंटर कर सकते हैं, कैसे उसको फाइट आउट कर सकते हैं, उस पर एक सम्मेलन 21 और 22 सितंबर को दिल्ली में करने जा रहे हैं। वेन्यू अभी एग्जैक्टली फिक्स नहीं है, इसी एरिया में ही होने की संभावना है, तो उसके बारे में आपको सूचित किया जाएगा। जो लोग दिल्ली से बाहर के हैं और उन्हें रहने की व्यवस्था चाहिए हो तो वो हमको इत्तला कर दें। हमारा इस सम्मेलन को करने के पीछे मकसद ये है कि हम इसके ऊपर कोई जॉइंट एक्शन प्लान बना सकें, क्योंकि हमारा ये मानना है कि यह मुद्दा इस समय पर पूरे देश भर में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें वक्फ का कानून भी उसी का एक हिस्सा है, वो एक पार्ट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, CAA, NRC, वो सब उसका एक पार्ट है। पर इस सब को बेस बना के जिस तरीके से हेट क्राइम्स किए जा रहे हैं और हेट स्पीचेस दी जा रही हैं, और यहाँ तक कि जो लोग लोगों को मार रहे हैं उनको एक तरह की इम्यूनिटी दी गई है कि आप कुछ भी कर लो, आपको खुली आज़ादी है, आपको छूट दी जा रही है। इमरजेंसी वगैरह के दौरान भी एक स्टेट की तरफ से वायलेंस थी कि स्टेट उठा के लोगों को बंद कर रहा था, पर ये अब एक नया फिनोमेना है कि लोगों के गिरोह अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड विजिलेंटेस डिक्लेयर करके और वो सड़कों पे निकल के और लोगों का जीना हराम कर रहे हैं, और सरकार उनकी तरफ से आंखें मूंद रही है। तो इसके ऊपर मिलके हमको एक इकट्ठे स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है। मैं आपको केवल इतनी एश्योरेंस दे सकता हूँ कि हमारी कोशिश ये होगी कि ये एक एक्शन ओरिएंटेड कॉन्फ्रेंस हो, ना कि सिर्फ डिबेट करके और डिस्कशन करके हम लोग घर चले जाएं। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके अंदर अपनी हिस्सेदारी दें। जो लोग पेपर पढ़ना चाहते हैं, हम इसके ऊपर एक डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस बनाएंगे, उसके ऊपर वो हमें मेल से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप से संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर ले सकते हैं, पंचोली जी, शशि शेखर जी, किसी के साथ भी संपर्क कर लें। तो हम आपको जो है, हमें खुशी होगी अगर आप लोग उसके अंदर हिस्सा लेंगे। धन्यवाद। नई टीम बनी है और पार्टिसिपेशन बाकी CFD के कार्यक्रम से थोड़ा ज़्यादा रहा लगता है। आगे क्या गतिशीलता थोड़ा ज़्यादा रहेगी, ये उम्मीद है। लेकिन जो नई टीम बनी है, हिरेमठ जी जो अपना सर का बोझ उतारे हैं और पंचोली जी जो अपना सर का बोझ उतारे हैं, उस पर हल्की सी टिप्पणी को समझने की, ताकि आगे की सावधानी हो। हमको आनंद जी के प्रति आदर है, उनके प्रभाव का भी आकलन हमारे पास है। एलग उनकी जो स्थिति है वो कितना सक्रिय हो पाएंगे, जो चलते समय राजस्थान में लोग जयपुर में देखे तो बाकी दो उपाध्यक्षों को, यानी उन पर एक तरह से हम लोग के ऊपर डाल ही रहे थे। हिरेमठ जी भी थोड़ा प्रेशर डाल दिए हैं, तो उन पर थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा है और वो दो उपाध्यक्षों को संभालना पड़ेगा एक एक बार। लेकिन जो कमी हुई है वो ध्यान दें। हिरेमठ दक्षिण के, एनडी पंचोली है तो दिल्ली के, लेकिन कम्युनिटी के ही पार की, और रवि को हम लोग बनाए हैं। आनंद कुमार रहते गोवा में हो, शशि शेखर सिंह रहते दिल्ली में हो, लेकिन दोनों उत्तर भारत के, वो भी उत्तर प्रदेश और बिहार। तो कॉम्बिनेशन बनाते समय ये सारा कुछ भी ध्यान देना चाहिए। दक्षिण खाली हो गया। सही अर्थ तो था कि अभी लोकतंत्र की लड़ाई दक्षिण से हो रही, तो दक्षिण के लोगों को नेतृत्व देने की बात थी, आगे से सोचे। दूसरे उसके बाद हम लोग कमेटी में रह जाते हैं तो 45 की ही नेशनल काउंसिल होगी, या तो वो बदलिए
या कुछ और सिस्टम बदलिए। हमको पता नहीं कि कश्मीर के साथ ही नेशनल काउंसिल में दोनों यहाँ बाएं रखे गए नहीं रखे गए, नहीं रखे गए हैं तो कुछ लोगों को हटा के रखे गए, स्पेशल पावर से रखे गए। एक बात है। दूसरा है कि जिस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ है बराबर का, महिलाओं का, मुस्लिमों का, अल्पसंख्यकों का, दलितों का, उनको आप इन्वाइटी के रूप में ही शामिल कीजिए। 45 तो भाई आपका बजाता वाला इन्वाइटी के रूप में ही शामिल कीजिए, लेकिन उस रूप में शामिल करें और ये अपने विशेष तौर से पदाधिकारी लोग इस काम को करें, तब वो ज्यादा। क्योंकि अभी का जो सत्र हुआ, यहाँ से बोलिए और पहले से तय था, हाथ उठाने का कोई मामला नहीं था, चर्चा तो सोनी नहीं थी, टाइम नहीं था। तो उस हिसाब से इसे ज्यादा जीवंत बनाने का, कम से कम संगठन वाले सबको ज्यादा जीवंत बनाना पड़ेगा, तब ज्यादा भागीदारी होगी, तब ज्यादा विश्वास होगा, तब ज्यादा गति संदर्भ। एक संदर्भ में टिप्पणी सारे स्वागत के बावजूद, लेकिन एक बात और कि सीएफडी अभी कम से कम 1974 में जिस लाइन की थी कि कोई दलीय आदमी नहीं आएगा, अभी तो भाजपा के अलावा कुछ नहीं है, तो इसका से दल के बारे में वो वाला विडक्ति भाव थोड़ा सा छोड़ दे, संविधान में या किसी में ऊपर बदलाव ला सकते हैं तो लाए। पदाधिकारी को नहीं लाइएगा, जाना पहचाना चेहरा को मत लाइए, निर्वाचित लोग को लाने के लिए थोड़ा ओपन रहिए, आमंत्रित तो कैसे। दूसरा है कि सीएफडी एक मंच है जो एस्टैब्लिश्ड मंच है, तो देश भर के लोकतंत्र के लिए लड़ने वाले जितने नेतृत्व है, अभी का सबसे बड़ा संकट क्या है कि लोकतंत्र के लिए लड़ने की बात तो बहुत लोग बोल रहे हैं, इन सबको अपना अपना कुंबा है और वो कुंडे पे साथ नहीं आएंगे, तो उस कुंडे को साथ बैठाने का काम सीएफडी कर सकती थी। लोकतांत्रिक राष्ट्रीय निर्माण अभियान के मामले में हम लोग सोचते थे और भाई आनंद जी करना चाहते हैं, वो करेंगे भी, लेकिन सीएफडी के बैनर के माध्यम से सारे जो जितने लोग हैं, जिसमें तो पुराने दोस्त हैं, जोगेंद्र यादव है, प्रशांत भूषण है, आनंद कुमार है, इस दस नहीं, जितने लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने वाले 50 साल से ज्यादा नेतृत्व नहीं है, भारत में 100 लोग होंगे जिनकी पहचान है, वो 100 लोगों को जुटाने का काम कम से कम एक कार्यक्रम के रूप में जो कार्यक्रम चुने हुए हैं उनको जुटाने का काम, उस नेतृत्व इकट्ठा करने का काम, ये भी अब मेरे बड़ा नेता थे उसकी जगह पर है। लोकतंत्र सेनानियों का, लोकतंत्र के नेतृत्व करने वाले लोगों का सामूहिक नेतृत्व करने का के लिए पीछे रखे करने का काम सीएफडी कर सकती है, और इस काम को अगर सीएफडी कर सकेगी तो बहुत ऐतिहासिक काम करेगी। इस दिशा में उनको अवश्य सोचना चाहिए। बस इतनी बात। देखिए, कार्यक्रम तो समाप्ति की ओर है और इस वैचारिक मंथन में जो है हमारे मंथन जी ने पूरा निचोड़ जो है हम लोगों के सामने में प्रस्तुत किया है, तो सबसे पहले तो उनको भी धन्यवाद। मैं मात्र इतना कहना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम के आयोजनकर्ताओं ने प्रोग्राम की थीम बनाने से पहले, मिनट्स तय करने से पहले जितने सारे बिंदुओं को टच किया, जितने सारे विषयों को, जितने सारे इश्यूज को, ऑर्गेनाइजेशंस को, और उसमें से शॉर्ट लिस्टिंग करके उन सारी चीजों को सत्र में शामिल किया, उनसे संबंधित एक्सपर्ट भी हमारे इस नेशनल कमेटी में होने चाहिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब बात युवा की होती है, जब बात महिला की होती है, तो युवा और महिला का पार्टिसिपेशन वो देखना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। हम बातें कभी चोरी करते हैं, अब बात करते हैं कि डेमोक्रेसी की, लेकिन जब संगठन में डेमोक्रेसी नहीं है, संगठन में जो है आंतरिक लोकतंत्र नहीं है, तो देश में लोकतंत्र कहां से दिखेगा? इसलिए इसकी झलक आपके ऑर्गेनाइजेशन में दूर से ही दिखे, ऐसा हम चाहते हैं। हम चाहते हैं जिसमें लीडरशिप क्वालिटी हो, जिसको आपने रिकॉग्नाइज किया है, जो आपकी पार्टिसिपेंट्स हैं। अभी अभी जो रजिस्ट्रेशन काउंटर है, उस रजिस्ट्रेशन काउंटर में जो नए सदस्य बने हैं, उनके ऊपर उनकी उपेक्षा क्यों हो रही है? उनको भी आप देखिए कि जो नए सदस्य बने, मैं भी नया सदस्य बना हूं, मुझे ऑर्गेनाइजेशन का नया मेंबरशिप मैंने भी हासिल किया है, तो मैं केवल अपनी बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो नए मेंबर्स बने उनमें देखिए उनमें कितनी संभावनाएं हैं, क्या उनको नेशनल कमेटी में क्यों नहीं लेना चाहिए अगर वो डिजर्व करते हैं तो। मैं विशेष रूप से दो अपनी अनुसार
प्रशंसा, क्योंकि मैं बनारस अभियान से भी जुड़ा रहा हूँ, मैं वाराणसी से चुनाव में लड़ने गया था, मैं उस वक्त इस ऑर्गेनाइजेशन के महत्वपूर्ण जो अभिभावक रहे हैं प्रोफेसर आनंद कुमार, उनके नेतृत्व में और तुषार गांधी के नेतृत्व में मैंने पद यात्रा भी की बनारस में और पूरे 4 महीना वहां रह करके मैंने कार्य किया है, देखा है, समझा है। आधा हिंदुस्तान मैं भी भ्रमण कर चुका हूँ, 7,000 RTI मैंने भी लगाई है और मेरा कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि देश और समाज के लिए अपने आप को समर्पण कैसे कर सकूं, इस ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ करके कैसे उसके लिए हम प्रभावकारी भूमिका कैसे अदा कर सके। तो आई वांट टास्क, मुझे टास्क चाहिए, इन गार्जियन से मुझे टास्क चाहिए, मैं उस टास्क को उस डेडलाइन में पूरा करने के लिए तैयार हूँ। मेरा जो टूल है RTI का, मेरा जो टूल है प्रश्न पूछने का, मेरी जो टूल है लेखन का, उस टूल के माध्यम से मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर सकूं, ये तो हमारी चिंता ये है। दूसरी, मैंने जो देखा बनारस में 2 प्रमुख व्यक्ति का नाम, वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन में छोटा से छोटा भी जो कार्यकर्ता होता है उसका बड़ा महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होती है और उसका महत्व होता है, लेकिन एक तो जागृति राही, एक नाम नहीं, नाम है लेकिन वो कहाँ है, यह भी महत्वपूर्ण है। मैं ये कहना चाहता हूँ खाली एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर आप बना दें, दैट इज नॉट सफिशिएंट, उनको अपग्रेड कीजिए एक बार। दूसरी बात, जो हमारे वहाँ का जो सर्व सेवा संघ है, उनके जो मेन पर्सन थे जिन्होंने उस आंदोलन को पूरा वो कर रहे थे, राम धीरज जी, मैं समझता हूँ कि मुझे लगता है ऑर्गेनाइजेशन में राम धीरज जी को आगे लाने की आवश्यकता है, क्योंकि मुझे लगता है वो इतना महत्वपूर्ण हिट इश्यू है, उस इश्यू को अगर उनको नेतृत्व दिया जाए, मतलब कम से कम तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वाला पोस्ट जो है, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो आंदोलनकारी के रूप में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हो, तो मैं समझता हूँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्पीड 10 गुना बढ़ जाएगा। दूसरा, जागृति राही, उनको मैंने देखा है, उनके स्पीच को भी सुना है, उनकी स्पार्किंग कैपेसिटी को मैंने देखा है, तो मुझे लगता है उनको भी महिला लीडरशिप भी आई। अभी मैंने मैडम को भी देखा, तो खैर उनका नाम तो आपने लिया है, लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के रिप्रेजेंटेशन में बेईमानी न हो। सबों को हम अगर न्याय की बात करते हैं, हम अगर जस्टिस की बात करते हैं, तो वो कहते हैं, काशी राम जी ने भी नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये चीज हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए यही सागर निवेदन है। धन्यवाद। मैं बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन युवा वर्ग की बहुत चर्चा चल रही थी, महिलाओं की बहुत चर्चा चल रही थी, तो मुझे लगा कि मेरा बोलना जरूरी है। मैं CFP से पिछले मेरे ख्याल से 4 साल से जुड़ी हूँ और पिछले 2 आज और कल में जो चर्चाएं हुई हैं उसमें ये बात आ रही है कि युवा वर्ग को जोड़ने की। मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो हमारे माननीय जो सदस्य जो इतने वक्त से ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया है कई दफा युवाओं को जोड़ने का, लेकिन वो प्रयास इतना सफल नहीं हो पाया है। उसकी एक समीक्षा मैं कर सकती हूँ कि वो क्यों नहीं सफल हो पाया है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें मेंबरशिप इसको बिल्कुल ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे करना पड़ेगा कि युवाओं के बीच हम जाएं और युवा वर्ग को मतलब किसी भी तरह आप अगर 3 लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, उनको उसके प्रोसेस का ये जितने जो भी आप डिसीजन लेते हैं उसका अभिन्न अंग बनाएं। उनको एक देखिए पद जो होता है वो इंसेंटिव का काम करता है, वो कई बार वो काम करता है, लेकिन उसके अलावा एक विवेक ये डिसाइड करने में कि कौन अवसरवादी और कौन एक्चुअली काम करना चाह रहा है, वो थोड़ा सा, और इसको बिल्कुल प्रायोरिटी के रूप में करना पड़ेगा। और CFP की हिस्ट्री बहुत ही अच्छी रही है, लेकिन उसको प्रेजेंट टाइम से वीव करके, उसको जोड़ के कैसे हम युवा वर्ग के बीच जा सकते हैं, कैसे हम इश्यूज को टेकअप कर सकते हैं। और चूंकि आज ये मंच मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं इस मंच से आह्वान भी करना चाहूँगी कि CFP के मेंबर होने के नाते
हम लोग आगे कुछ स्टेप्स लेना चाहेंगे। मैं हिरेमठ जी से इसके बाद डिस्कस करूंगी। एक जो था 2021 में हमने प्रयास किया था दिल्ली दंगों पे काम करने का, वो प्रयास हो नहीं पाया था किन्हीं कारणों से, वो प्रयास सफल नहीं हो पाया था किन्हीं कारणों से। लेकिन अगर उससे, क्योंकि अभी भी दिल्ली दंगों की जो स्थिति आप देख ही रहे हैं, जेलों में अभी भी दिल्ली दंगों एंटी सीए प्रोटेस्ट, अभी गुलफिशा का एक कैंपेन चल रहा है जिसमें देश भर से लोगों ने गुलफिशा, जिसको 5 साल पूरे हो चुके हैं, उस पर पोएम रेसिटेशंस चल रहे हैं। बट अगर हम ग्राउंड पर CFD के माध्यम से अभी भी कुछ कर सकेंगे तो मैं उसके लिए हूँ। और मैं आह्वान देना चाहूँगी आप सारे सदस्यों का कि जो भी जुड़ना चाहे और हम एक्टिवली अगर कुछ करना चाहें ग्राउंड पे तो मैं उसके लिए हूँ। मैं पिछले 2 दिन से ये काफ़ी परेशान थी कि हम जैसे युवा वर्ग के लोगों को आप ग्राउंड पे काम कराइए, आप अध्ययन करने को दे दीजिए, लेखन करने को दे दीजिए, बस हमें काम करना है। हमें मतलब 2 दिन की मीटिंग की ज़रूरत नहीं है, आप हमें बस बताइए क्या करना है। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि और भी युवा वर्ग में भी एक कुलबुलाहट एक है, छटपटाहट है कि करना है। लेकिन हाँ, एक न्यू लिबरल एरा में जहाँ पर हमें अपना रोज़गार भी देखना है, इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, तो वो इतनी सारी जो और ख़ास करके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर जो खतरा, मतलब जो बोलने का डर, UAPA का डर, तो बहुत तरह की दुविधाएं हैं आज के समय में युवा वर्ग के लिए। लेकिन उसके बावजूद मैं समझती हूँ कि लोग करना चाहते हैं, आप बस हमें मौका दें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमदाबाद से एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो JP आंदोलन से जुड़े रहे और जेल में भी गए, प्रकाश भाई शाह। उनका एक विचार पत्र है निरीक्षक, जिसमें उनको इनवाइट किया था, लेकिन वो एज की वजह से वो लिख रहे हैं कि मैं उम्र की वजह से आ नहीं पा रहा, और जनतंत्र समाज का ये सम्मेलन बहुत अच्छी तरह चलता होगा, मेरी शुभकामनाएं। सॉरी मैं आ नहीं सका, बस ये मैसेज। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी बातें हो गई और हमें जो समझना चाहिए था हमें वो समझ में ही आया। मैंने एक यात्रा 15 अप्रैल से वेई नदी, जहाँ से गुरु नानक ने यात्रा पहले की थी, हमने वहाँ से एक आंदोलन का शुरुआत किया है। उसका नाम हमने हक के अमन रखा है। ये मैंने 2011 में भी वेई नदी से गंगा नदी तक की थी राम धीरज जी के कारण, तो वो बड़ी सफलता रही। और उसमें हमने सरदार मनमोहन सिंह उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, हमने उनको भी लिखा कि सिख क्या सोचता है, मुस्लिम क्या सोचता है, विज़ हिंदू क्या सोचता है। उन्होंने उसकी प्रशंसा भी की। मैं समझता हूँ कि ये दूसरी हमारी यात्रा है जिसका समापन 26/11/2025 को गोदावरी पर, जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी की ज्योति ज्योत समाए, वहाँ इसका समापन होगा। अगर मंच इसकी इजाज़त दे तो मैं इसको CFD के तौर पर भी, अगर ये अच्छा लगे तो हम यात्रा बजाय कि मैं अकेला करूं, तो इसके पीछे बैकग्राउंड में अगर CFD हो, लोक निर्माण तांत्रिक मंच हो, तो ये एक ताकत देगी। हमारा ये कहना है कि इस समय जो हालात हैं हमने उसको आगे बढ़ना चाहिए। एक ये भी है कि हम लोग आगे बढ़ेंगे तो शायद लोगों में एक नई किस्म की चर्चा होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। बाकी जो बातें हमने सुनी वो बहुत अच्छी थी हमारे लिए, आगे के लिए भी एक रास्ता खुला है। और CFD ने जो अपने 50 साल का समय पूरा किया है और जो 100 साल की हम आशा करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो जीवन है हम CFD के साथ खड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। जी से निवेदन करता हूँ, तो आएँ प्लीज़, और कुछ सुझाव कुछ और, चूँकि 12 अक्टूबर को तो आपके ही अहमदाबाद में होना है कार्यक्रम, तो आप ही का नेतृत्व वहाँ रहेगा। प्लीज़ आइए। हाँ, सबको अभिवादन, गुड इवनिंग। मैं जानती हूँ चाय का टाइम है, सबको चाय पीने की बहुत तमन्ना होगी, क्योंकि हमारे यहाँ एक फादर वॉलेस थे, आप में से कोई जानते होंगे। वो बोलते थे कि भारत में जो चाय है वो आतिथ्य की प्रसादी है,
तो चाय के बिना तो हम नहीं रह सकते, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। मगर ये पूरे 2 दिन के उसमें मुझे लगा बहुत एनलाइटनिंग था, काफ़ी जानने को मिला। मगर मुझे ऐसा लगता है कि हर एक ऐसे सेमिनार कॉन्फ्रेंस में ज़्यादा ऐसा बताया जाता है कि परिस्थिति क्या है, क्या होनी चाहिए। मगर मैं चाहती हूँ कि जब अहमदाबाद में हम मिले तो ऐसा कुछ हम क्रिएट करें कि क्या हम कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है वो बहुत ज़रूरी है। ये परिस्थिति में हम क्या होना चाहिए वो तो हम सबको मालूम है, मगर कैसे करना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो मे भी हम लोग अभी से सोचने लगे क्या क्या कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे मुद्दे नोट डाउन किए हैं कि ये परिस्थिति क्यों आई, कैसे आई, कब आई और हम कब चुप रहे। तो मेनली हम सब चुप रहे हैं, उसका ये परिणाम है। पहले से ऐसा शुरू हुआ था कि जो गुजरात राइट्स में जिन जजों और वकीलों ने अमित शाह और मोदी को डिफेंड किया था, उन लोगों को सब सुप्रीम कोर्ट में प्लेस कर दिए हैं। तो ये सब चीज़ें जब हुई तब हम सब चुप रहे। तो अभी हमें वो तो भुगतना है, मगर अभी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं वो हमें अभी सोचना है साथ में मिलके। बहुत सारे मुद्दे मैंने नोट डाउन किए हैं और उसमें से काफ़ी हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं मटेरियल। सबसे पहले तो जो हरेसमेंट जिन को हो रहा है, और आई थिंक सुबह में या कल किसी ने बहुत अच्छा बताया कि जो भी आंदोलनकारियों हैं अलग अलग क्षेत्र में, उन सबको हम नेटवर्क कर सकते हैं और उनको साथ बुला सकते हैं अहमदाबाद में, राइट। क्योंकि इधर कुछ हो रहा है, उधर कुछ हो रहा है, उससे सब वो वीक हो जाता है। तो हम सबसे पहले ये सब करें। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि कमिटी मेंबर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं और जिनको उसमें आना है उसको इनवाइट करें और वो सुझाव को हम एक नक्कल स्वरूप दें। क्या क्या हम एक्चुअली कर सकते हैं, क्या होना चाहिए, मगर करेगा कौन? हम ही करेंगे। मैडम प्लीज़ 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 मैडम, हेलो प्लीज़ 5 मिनट में लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। आप प्लीज़ सुनिए और उसमें आपको का सुझाव है तो यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं। और हम फर्स्ट एक्शन ऐसा कहते हैं, हम एक ग्रुप बनाएं और उसमें सुझाव दें क्या कौन कहाँ कर सकता है, उसकी हम बात करें। ऐसा मेरा सुझाव है। इज़ दैट फाइन? थैंक यू। सुरेंद्र कुमार जी, आपसे अनुरोध है कि आप एक दो प्लीज कर। आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच और सम्मानित प्रतिनिधिगण, आज 2 दिनों से हम लोग CFT के स्वर्ण जयंती समारोह में मिल रहे थे। देश भर के साथी आए, सबसे मिलने का मौका मिला और उनके अनुभवों को सुनने का भी अवसर प्राप्त हुआ। ये बड़ा ही रोमांचक रहा। और आज चुनाव भी हुआ और नई टीम ने की घोषणा पंचोली जी ने की। पंचोली जी लंबे समय से CFT को संपोषित करके लौ जला करके उसको रखा था। हम पंचोली जी को इस अवसर पर हार्दिक बधाई देना चाहते हैं, क्योंकि गांधी पीस फाउंडेशन में ही इनका वो पहले ऑफिस था और यहाँ से आना जाना होता रहता था। आज जहाँ तक कुछ सुझाव देने की बात है, काफ़ी महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं और उन सब के कार्यान्वयन होने की ज़रूरत है। मैं एक ही सुझाव देना चाहता हूँ, वह सुझाव है कि महात्मा गांधी ने मतदाता प्रशिक्षण की बात की थी कि जो हमारे मतदाता हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, अनवरत प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि जो चुनाव में जो भी कुरीति है, चुनाव में जो भ्रष्टाचार होता है, चाहे पार्टी के लोग भ्रष्टाचार करते हैं, उसके अनुसार से चुनाव के समय में पार्टी के लोग जो दारू पैसा ये सब बांटते हैं, इन सब लोगों के इस सब के प्रति आगाह करने के लिए CFT को मतदाता प्रशिक्षण का काम जो गांधी जी ने सर्वोदय के लोगों को दिया था, शायद सर्वोदय के लोग इस काम को न कर सके। और आज की राजनीतिक परिस्थिति में जो बिगाड़ की स्थिति पैदा हुआ है, उसका सबसे बड़ा मूल कारण हम मानते हैं कि यह भी एक कारण है। आप कितनी भी व्यवस्था
कॉन्स्टिट्यूशन लीगल बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह सिस्टम फुल प्रूफ नहीं हो सकता है जब तक कि जनता उसके लिए तैयार नहीं होती है। आज बैलेट बॉक्स के साथ ईवीएम के साथ ही छेड़छाड़ हो जाता है, तो आप क्या करेंगे? कौन सा चुनाव? उसको करने वाले कौन हैं? सरकारी अधिकारी या हम लोग जो समर्थक होते हैं। जब हमारे पक्ष में होता है तो हम लोग बहुत उत्साहित होते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, जब हमारे विरोध में होता है तो हम लोग हतोत्साहित हो जाते हैं कि नहीं भाई अब चुनाव अच्छा नहीं। कौन सा उम्मीदवार है वह जो किसी भी मीन्स का उपयोग करके आज का चुनाव जीत जाना नहीं चाहता है, और जब वो जीत जाता है तो अपने मीन्स को जस्टिफाई करता है, और जब हार जाता है तो चुनाव आयोग से लेकर के, इसका मान ये नहीं है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है, चुनाव आयोग से लेकर के और दूसरे जगहों तक उंगली उठाता है। तो इस सब बात के लिए जनता को सजग होना पड़ा और नागरिक शक्ति को संगठित होना पड़ेगा, और लोक शक्ति जब संगठित होगी और उसकी आवाज़ जब उठेगी तो हम निश्चित रूप से मानते हैं कि चाहे किसी की भी सरकार हो, कोई भी सरकार हो, अतताई से अतताई व्यक्ति की भी सरकार जनता का सामना नहीं कर सकती है। इसका उदाहरण आपने 1977 में देखा था। जो चुनाव परिणाम आया तो मतदाता प्रशिक्षण के काम को CFD को लेना चाहिए इम्पोर्टेंट, और चुनाव सुधार वगैरह का काम तो आप लोगों ने लेने का निर्णय लिया है। मैं बस इतनी बात को कर अपनी बात। थैंक यू सर। दो दिन से पूरे धैर्य से इस कार्यक्रम में रहे, इतनी संख्या की हम लोग को उम्मीद नहीं करती थी। ये माननीय हिरेमठ जी ने और अंजलि ने, सेक्रेटरी ने, दीपाली ने, उन्होंने मिलकर के जो प्रयास किया है, ये लंबे समय के बाद इतनी सफलता मिली है, इसलिए आप सभी लोगों को विशेष धन्यवाद। उसको ज़्यादा कुछ बोलने का नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि एक आग्रह है हिरेमठ जी से, अंजलि जी से, लंबे समय से सेवी से जुड़े हुए रहे। आज भले ही उन्होंने पद छोड़ दिया हो, लेकिन हम उनसे आग्रह करेंगे कि वो पहले की तरह ही हम लोग की मदद करते रहें, इस संस्था को चलाते रहें। ये ना सोचे कि हमने पद छोड़ दिया है तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है, उससे पूरा आग्रह करेंगे। और खास करके हिरेमठ जी में हम इतने बड़े होते हुए इतने एक्टिव हैं, उससे जलन होती है कि वो जैसे इतना एक्टिव है। तो और अंजलि साहब हम लोग जब 74 के बाद से जब भी नीति आते थे तो हमेशा सेफ्टी मतलब अंजलि नहीं मानते थे कि से भेंट होती थी यहाँ पर शादी की समस्या में आते थे, बैठते थे। तो ये पिछले 50 सालों से सेफ्टी को अंदर चलाया, इसलिए आपको आग्रह। दूसरी बात ये कि अब जो है सो कुछ नई परिस्थितियाँ पैदा हो रही हैं, आप सब लोगों के लिए राय है कि आज आदर्शों की इमरजेंसी है। इस इमरजेंसी में उनको बहुत सारा काम करना है, और सच कहा जाए तो अभी हमारी ताकत बहुत कम हो गई है। जो विभिन्न प्रांतों के संगठन थे वो सब निष्क्रिय हो गए हैं। तो कम से कम 5 प्रांतों के संगठन बन जाए, 100 जिलों के संगठन बन जाए, ये हम लोग की कोशिश होनी चाहिए। कभी ये नहीं मानते कि धरना हो, प्रदर्शन करना हो, कुछ करना हो, तो उसके लिए यदि आह्वान होता है तो कम से कम 100 जिले में उसकी प्रक्रिया हो, उसकी ताकत हमारी होनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा तो ताकत दिल्ली में चाहिए। दिल्ली में यदि 100 आदमी का भी प्रदर्शन हो जाता है तो उसका पूरे देश पर असर होता है। तो जो दिल्ली के साथी हैं उससे विशेष उम्मीद है, मिट्टी है, प्रतिज्ञा जी हैं, और सबके साथ युवा साथी हैं, यहाँ पर के संगठन को मजबूत करेंगे, इस पर कोशिश करते हैं। मेंबरशिप अभियान को बड़े पैमाने पर चलाना है, क्योंकि जब हम 10 आदमी को जोड़ेंगे तो उसमें से एक आदमी बचता है।
जब तक हम लोगों को मेंबर नहीं बनाएंगे तब तक हमारे संगठन की मजबूती की संभावनाएं नहीं। सदस्यता का अभियान हम लोग को चलाना है, ये तय करना है। हालांकि एक संगठन को भी हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रभात जी ने, जागृति जी ने कुछ भरोसा दिया है कि लोग सक्रिय रूप से इससे संगठन को मजबूत करने में मदद करेंगे और भी लोगों से उम्मीद करेंगे कि वो इस तरह करें। अभी तक जो कार्यक्रम के तौर पर मुख्य रूप से 2-3 बातें आई हैं, कुछ चीजें छूट गई हैं। सबसे बड़ा कार्यक्रम तो पुणे में युवकों को जोड़ने का तय हुआ है, जिससे भी बातचीत हो रही थी। जेपी ने जो यूथ फॉर डेमोक्रेसी अपील निकाली 74 के पहले, क्योंकि ये जो लोकतंत्र है ये युवकों के लिए चिंता की बात है, सिर्फ बेरोजगारी के लिए चिंता नहीं है। बेरोजगारी के लिए तो कल को रोजगार मिल जाएगा तो अलग हो जाएगा, लेकिन लोकतंत्र तो को झेलना है। यदि लोकतंत्र नहीं रहेगा तो युवकों को ही परेशानी हो। तो यूथ फॉर डेमोक्रेसी से विकसित हो सके उसकी कोशिश पूर्ण होगी। और अहमदाबाद में 25 साल में जो कार्यक्रम हुआ था उसकी वर्षगांठ आयोजित की जाएगी। इसके अलावे जो तीसरा कार्यक्रम है वो 16-17 अगस्त को प्रस्तावित है। यदि कोई विशेष बात न हुई तो 16-17 अगस्त को दिल्ली में ये कार्यक्रम होगा, जिसमें कि आप लोग के अलावे जो विभिन्न संगठन हैं उन संगठनों को जो भी लोकतंत्र के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो नागरिक संगठन हो, चाहे और यूसी हो, मीडिया हो और इस तरह के जो संगठन हैं उनको जोड़ करके सम्मेलन हम लोग कोशिश करेंगे 16-17 अगस्त को दिल्ली में करने का। चौथी बात है कि एक डेलीगेशन जो आगामी चीफ जस्टिस हैं जो होने वाले हैं 15 मई से अभी उनसे मिलने की बात है। यदि संभव हुआ तो उनसे मिलकर भी आग्रह किया जाएगा कि लोकतंत्र से जुड़े हुए जो सवाल हैं, जो चुनाव सुधार से जुड़े हुए केसेज हैं, उसको उच्च प्राथमिकता दे करके उसको निपटाया जाए। उसको जो वर्षों वर्ष निपटाया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, इसके लिए डेलीगेशन है। और पांचवा ये कि बिहार में जो मतदाता प्रशिक्षण का काम है, चुनाव सुधार का काम है, या इस तरह की जो जगह है उस पर एक उसकी बिहार में करने की योजना है, जिसमें कि क्रांति का सम्मान हर्ष मायनी दूसरे संगठन से सहयोग करके इसके बारे में निर्णय होगा। माननीय अशोक भारती जी ने भी आश्वासन दिया है कि हम इसमें आएंगे। तो ये जो ये 5 कार्यक्रम मुख्य रूप से हमारे सामने हैं। इसके अलावे ये हर महीने 10 तारीख को हम लोग कोशिश करेंगे मीटिंग करने का कार्यकारिणी समिति का, जिससे कि जो बातें जो छूट गई हैं, आपके जो सुझाव आए हैं उसको निर्णय करने के लिए, विचार करने के लिए ये हर महीने की 10 तारीख को कोशिश होगी। कोई कारण से हो सकता है आगे कुछ हो जाए, लेकिन 10 तारीख को हम लोग कोशिश करेंगे, हर महीने बैठेंगे, निर्णय करेंगे और आप साथियों, अब एक वोट ऑफ थैंक्स की जिम्मेदारी होती है आप सबके प्रति आभार प्रकट करने का। लेकिन इसके पहले मैं 2 अनाउंसमेंट जो बताया गया है सूचना दे दूं। एक तो ये है कि समाजवादियों का एक समागम जो है 90 साल मनाने के लिए पुणे में हो रहा है 16, 17, 18 में। सानी गुरुजी और जो वहाँ राष्ट्र सेवा दल नहीं, सानी गुरुजी वाला में तो राष्ट्र सेवा दल और सानी गुरुजी वहाँ। दूसरा ये कि सर्व सेवा संघ के संबंध में आपने चर्चा सुनी है। सर्व सेवा संघ ने जो एक फैसला किया है वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और एक फैसला उन्होंने किया है कि राजघाट से राजघाट तक की यात्रा करेंगे। यानी बनारस में वो राजघाट जहाँ पे सर्व सेवा संघ का परिसर था और वहाँ से ये राजघाट जो बापू की समाधि है तो वहाँ तक की ये यात्रा करेंगे।
2 अक्टूबर से 45 दिनों की यात्रा होगी और शायद 15 नवंबर और समथिंग में वो एंड करेंगे। बाकी डिटेल्स वो प्रोग्राम वो अपना बताएंगे, लेकिन ये 2 अक्टूबर, ये 2 घोषणा है और सूचना है ये बेसिकली। ये दया सिंह जी ने भी एक सूचना आपसे शेयर की है। हम लोग विचार करेंगे कि क्या कर सकते हैं, हम लोग कैसे कर सकते हैं, उस पर विचार करेंगे। हाँ, वो कल भी हमने ये सूचना दी थी कि एक वेबसाइट CFD ने बनवाई है, उसका डिटेल्स बता दिया जाएगा। उस पर लगातार जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं या एसेज हैं या जो भी है वो, और जो लगातार आम सूचना आगे की आएगी उस पर डाला जाएगा। तो ग्रुप में वो जो एग्जीक्यूटिव, नेशनल एग्जीक्यूटिव का एक जो व्हाट्सएप ग्रुप जिन्होंने अमिता जी ने सुझाव दिया था वो बनेगा, और उसमें वो तमाम सूचनाएं जो CFD से संबंधित सूचनाएं हैं उसमें डाल दी जाएंगी। वेबसाइट की भी जानकारी उसमें दे दी जाएगी। तो ये तो तमाम साथियों ने जो सुझाव दिए हैं उस पर विचार होगा और क्या हो सकता है वो किया जाएगा। सबसे पहले तो मैं अपने प्रेसिडेंट हिरेमठ साहब को, CFD और आप सब और हम सब मिलके उनके कार्यकाल में जो कुछ CFD ने किया है उसके प्रति आभार प्रकट करते हैं। और जैसा कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट रामचरण जी ने उनसे कहा कि आप उसी प्रकार से सक्रियता के साथ हमारा नेतृत्व करते रहेंगे, और हिरेमठ जी ने विश्वास भी दिलाया। बातचीत में इन्होंने कहा है कि मैं उसी प्रकार से सक्रिय रहूँगा, उसी प्रकार से कार्य करूँगा। हम जरूर आखिरी सांस तक रहेंगे। हाँ, वो अच्छा जी हाँ। और फिर पंचोली साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी रहे हैं वो तो निरंतर सक्रिय हैं, काम करते रहेंगे और उनका मार्गदर्शन मिलता ही रहेगा और वो सक्रिय हैं। तो ये तो है ही। और एक रिजोल्यूशन, हाँ वही बता रहा हूँ, एक रिजोल्यूशन जो यहाँ आपके सामने रखा जा रहा है, मैं चाहूँगा कि पंचोली साहब वो रिजोल्यूशन को रखें, और ये एक छोटा सा रिजोल्यूशन है जिस पर आपकी सहमति, ताकि आगे काम किया जाए। वो काम नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके जो भाव हैं वो इस प्रकार से कि गोल्डन जुबली कॉन्फ्रेंस resolved to continue to pursue its objectives in the defense of democratic rights. Communal bias is spreading and inequality is touching the sky. We believe the continuation of our work will be real tribute to the founder of the CFD, Loknayak Jayaprakash Narayan, and other leaders. Today, the situation is very grim. People of India faces an ideological attack on its constitutional, cultural, and living fabric of the Indian society. CFD has to vigorously oppose these attacks. Today, democratic institutions including Election Commission, PDI, Income Tax Department, law enforcement, etc. are subservient to the government. This has stifled the voice of the opposition, resentment, and even of the people's grievance. This has led to growing social, economic, and political equality. CFD firmly believes that this time has come to the democratic living forces and to the election reforms, building up for nature economic model. We dedicate ourselves to the constitutional values of liberty, equality, and brotherhood. CFD thanks all participants of this conference and appeals to them to join the efforts for protection of civil liberties and democratic rights of the people. So, there is not a formal resolution that how इसमें फैसिलिटी इसको हम फॉर्मलाइज करके जो कॉन्फ्रेंस के कंक्लूजन में जो मैसेज है उसको बनाने की कोशिश करेंगे और हमारे नेशनल काउंसिल बनाने। ठीक है।
इसलिए कहना चाहिए कि हम आज के पॉलिटिक्स का विरोध करते हैं एकदम साफ साफ अलग से। सब इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि वो तो असली बात है ही, वो भी इंक्लूड होगा जो हेट की बात है, बिल्कुल वो तो है ही। धन्यवाद ज्ञापन है। सबसे पहले तो प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी का बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिन्होंने 2 दिनों तक देश के कोने कोने से आए और उन्होंने हिस्सा भी लिया, अपनी बात भी सुनाई और सुनी भी बातें और अपने सुझाव भी पेश किए हैं। उम्मीद है कि वो भविष्य में जो है इसी प्रकार से अपनी सक्रियता बनाए रखेंगे और जो CFD का उद्देश्य है और जो जो यहाँ पे चर्चा हुई है उसको करने में हम लोग मिल करके एक साथ सहयात्री के रूप में काम करेंगे, ये हम लोग कोशिश करेंगे। कुछ संगठनों ने जो विशेष रूप से जिन्होंने CFD के इस गोल्डन जुबली को सफल होने में सहायता दी है, उसके लिए लोकतांत्रिक राष्ट्र निर्माण के हमारे बहुत सारे साथी जो आए हैं जयपुर से सीधे, वहाँ 3 दिनों का कार्यक्रम था, वहाँ करके सीधे यहाँ आए, उनके प्रति CFD आभार प्रकट करता है। ICAN जिसके कई साथी यहाँ विद्यमान हैं जो लगातार साथ देते हैं, उनके प्रति हृदय से CFD अपना आभार प्रकट करता है। PUCL, भाई CFD और PUCL तो भाई भाई जैसा या भाई बहन रिश्ता, जो भी रिश्ते कह लें, क्योंकि एक का जन्म और उसके बाद दूसरे का जन्म और दोनों के फाउंडर के रूप में JP हैं, तो निसंदेह PUCL का लगातार जो है समर्थन भी रहा है, साथ भी रहा और हम साथ भी आगे करते रहेंगे। इसके साथ ही साथ ADR जगदीप छोकर साहब लगातार वो तो अस्वस्थता के कारण नहीं आ पाए, उसके बावजूद भी प्रोजेक्टर उनके लिए हम लोगों ने मंगवाया था कि ताकि कुछ देर आए भी, उन्होंने कहा, लेकिन शायद तबीयत उनकी ठीक नहीं थी तो इसलिए वो अपनी बात आप तक पहुंचा नहीं पाए। लेकिन भविष्य में फिर आएंगे क्योंकि जो इलेक्शन रिफॉर्म्स वाला जो काम है वो तो उनके नेतृत्व में ही होगा, तो ये CFD उनके नेतृत्व में जो कमेटी बनी है या जो कमेटी है उसमें काम करेगी। तो उनका भी गांधी पीस फाउंडेशन का, गांधी शांति प्रतिष्ठान का बहुत बहुत आभार, जिनका सहयोग मिला, हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम, कमरे और यहाँ कैंटीन में भोजन की व्यवस्था। लेकिन हो सकता है कुछ कमियां रही हैं, तो अगर कमियां रही हैं तो उसको आगे दूर किया जा सकता है और लेकिन कोशिश की गई कि कोई परेशानी ना हो हमारे जो साथी दूर दूर से आ रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ कमियां रही तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, लेकिन उन कमियों को भविष्य में दूर करने की पूरी कोशिश भी होगी। इसके साथ ही साथ हमारे रवि किरण रेड्डी जी ने जिस तरह से रजिस्ट्रेशन को कुछ विद्यार्थियों के साथ मिलकर के संभाला और अभी भी वो वहीं बैठे हुए हैं लगातार, उनके प्रति भी विशेष आभार। साथ ही साथ उनके लिए तालियां। क्षितिज के लिए जयपुर में भी 3 दिनों तक लगातार ये पूरी रिकॉर्डिंग करते रहे। हम सब तो कभी बैठते थे, कभी इधर इधर, ये लगातार रिकॉर्डिंग और कल से यहाँ लगातार रिकॉर्डिंग। इनके प्रति CFD हृदय से आभारी है और भविष्य में अपेक्षा है कि इसी तरह से ये सहयोग करेंगे, तो इसलिए ये भी जो है CFD की तरफ से इनको आभार है। साथ ही साथ जो है आप देखेंगे कि रणधीर अभी नहीं है, लेकिन रणधीर ने लगातार वो मीडिया में इनका सहयोग किया और अपने भी वो भी रिकॉर्डिंग लगातार करते रहे और सारी कोशिश की। संत प्रकाश, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की और हम सब ने मिलकर के जो प्रयास किया, तो सबके प्रति और जो हमारे तमाम स्पीकर जिनको आमंत्रित किया गया, एक चंद्रशेखर प्राण जी नहीं आ पाए किसी कारण से, और जगदीप छोकर साहब अस्वस्थ हो गए, अन्यथा राजेश जी तो अभी भी विद्यमान हैं और तमाम लोग, मंथन जी यहाँ विद्यमान हैं, मणिमाला जी जो स्पीकर के रूप में थी और तमाम जो अभी स्पीकर यहाँ विद्यमान नहीं हैं, उनके प्रति भी CFD हृदय से आभार प्रकट करता है। तो साथियों, ये आभार प्रदर्शन इसको जो भी समझें, औपचारिकता समझें, लेकिन ये हृदय से आभार भी है और भविष्य के लिए सहयोग की कामना भी है। धन्यवाद।